लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक आदमी जिंगमिंग को परेशान कर रहा था और अब वो आदमी अपने कपड़े उतारकर जिंगमिंग को टच करने के लिए बढ़ जाता है और अब वो जिंगमिंग को टच करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसी आवाज के साथ उस आदमी को एक बहुत ही बड़ा अटैक लग जाता है, जिसके कारण वो आदमी काफी दूर जाके गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि एकदम सही समय पे शाओ चैन और एल्डर फेंग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पहुंचते ही शाओ चैन सबसे पहले जिंगमिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर शाओ चैन जाके जिंगमिंग को हील करता है और फिर जिंगमिंग को गले से लगाते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, जिस पर जिंगमिंग भी रोते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जिस पर शाओ चैन जिंगमिंग को चुप कराते हुए कहता है कि तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, रोएंगे तो ये लोग। और इतना कहते शाओ चैन एल्डर फेंग को ऑर्डर देता है कि इस कमरे में जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। और अब ये सुनने के बाद उस आदमी के चमचे भड़क जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो। लेकिन तभी एल्डर फेंग उन दोनों को दबोच लेते हैं और काफी ज्यादा उन लोगों की हजामत करने के बाद उन दोनों को दीवार में घुसा देते हैं। और अब जाओ फैमिली का वो आदमी खड़े होते हुए कहता है कि शायद तुम जियांग फैमिली के एल्डर फेंग हो और क्या तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं जाओ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ जाओ हाओ। और क्या तुम्हें पता है कि जियांग फैमिली के मास्टर भी हमारी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर वो एल्डर फेंग से कहता है कि अब जब तुमको पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो अभी अभी जो तुमने मेरे आदमी के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और अब उसकी इतनी ज्यादा वकालत सुनने के बाद एल्डर फेंग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर उस आदमी से कहते हैं कि मुझे अब किसी भी फैमिली से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब ना ही मैं किसी फैमिली के लिए काम करता हूँ। और तुम्हारी मौत तो तभी निश्चित हो गई थी जब तुमने इस लेडी को परेशान किया था और इतने बड़े अपराध के लिए तुम्हें तो मरना ही होगा। और अब वो जाओ फैमिली का आदमी एल्डर फेंग के अटैक के कारण बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और फिर वो आदमी तड़पते हुए कहता है कि तुमने मुझे जान से मारने की हिम्मत की। जिस पर एल्डर फेंग कहता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े को मारने के लिए हिम्मत की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब ये सुनकर जाओ फैमिली का वो आदमी कहता है कि तुमने मुझे मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी और जाओ फैमिली के लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और यही कहते हुए जाओ फैमिली का वो आदमी वहीं पे मर जाता है। और अब उसकी धमकी सुनकर जिंगमिंग शाओ चैन से पूछती है कि क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई। जिस पर शाओ चैन जिंगमिंग को समझाते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब एल्डर फेंग शाओ चैन से कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर जाओ फैमिली अपने बड़े बेटे की मौत के बाद चुप नहीं बैठेगी और जाओ फैमिली क्योंकि रीजन के टॉप 3 प्रेस्टिजियस फैमिली में से आते हैं और उनकी रैंक फर्स्ट या सेकंड होगी, क्योंकि जियांग फैमिली जैसे पावरफुल फैमिली की रैंक थर्ड है और स्ट्रेंथ के मामले में तो जियांग फैमिली भी उनके सामने कुछ नहीं है। और फिर एल्डर फेंग आगे बताते हैं कि अगर जियांग फैमिली की रैंक थर्ड है तो वो सिर्फ मास्टर जियांग की वजह से, क्योंकि मास्टर जियांग अभी तक कॉम्बिनेशन रिलम के 7वें लेवल तक पहुंच चुके हैं और उनके पास एक और आदमी है जो कॉम्बिनेशन रिलम के पहले लेवल में है। और अगर हम जाओ फैमिली की बात करें तो उनके सेट के 8 एल्डर कॉम्बिनेशन रिलम के 4थे लेवल तक पहुंच गए हैं। और अब ये सुनने के बाद शाओ चैन कहता है कि तब मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। जिस पर एल्डर फेंग कहते हैं कि मेरे ख्याल से जियांग फैमिली भी ब्लू क्लाउड सेट को हथियाना चाहती है और इधर जाओ फैमिली भी अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों फैमिली अपनी अपनी फोर्सेस को मर्ज कर देंगे, तो इसीलिए अब हमारी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हम भी अपनी सेक्ट की एक विशाल सेना को खड़ा करें। और अब शाओ चैन एल्डर फेंग की बातों को सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर शाओ चैन एल्डर फेंग से हंसते हुए कहता है कि मान गया तुमने मुझे क्या तरकीब दी है। और फिर शाओ चैन कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो लोग किसी सेक्ट का हिस्सा भी नहीं है और हमें सबसे पहले ऐसे वॉरियर्स को ढूंढ ढूंढ के अपनी तरफ करना होगा। और अब शाओ चैन उस जाओ फैमिली के आदमी की ओर देखते हुए एल्डर फेंग से कहता है कि मैं इन सब चीजों को तुम पे छोड़ता हूँ। जिस पर एल्डर फेंग भी हाँ कहते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम क्यूंजो रीजन को देखते हैं जहाँ पर यंग मास्टर जियांग फिर से जमीन पे बैठा हुआ होता है और वो अपने मिशन में क्यों फेल हुआ वो अपने ग्रैंडफादर को बता रहा होता है। और फिर यंग मास्टर जियांग कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है कि मैं अपने मिशन में फेल हुआ, अब भला कौन जानता था कि एल्डर फेंग हम लोगों से ही गद्दारी कर लेंगे। जिस पर उसके ग्रैंडपा उसके ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और भला अब मैं तुमसे क्या ही उम्मीद रखूं जब तुम इस छोटे से काम को भी नहीं कर पाते हो। और फिर जियांग चुन के ग्रैंडपा उसके ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि मैं कैसे तुम्हारी गिनती तुम्हारे भाइयों से करूंगा, वो लोग कितने ताकतवर और बहादुर है और खुद को तुम देखो जरा। जिस पर जियांग चुन थोड़ा फनी वे में कहता है कि तो फिर मत करो गिनती। और अब ये सुनने के बाद उसके ग्रैंडपा उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जरा खुद को तुम देखो, क्या तुम्हें लगता है कि आगे चलकर फ्यूचर में तुम जियांग फैमिली को संभाल पाओगे। जिस पर जियांग चुन अपने ग्रैंडपा की सारी बातों को सुनते हुए बस हाँ में हाँ मिला रहा था और फिर अपने ग्रैंडपा को सॉरी कहते हुए कहता है कि आप जो अगला मिशन मुझे देंगे उसे मैं जरूर कंप्लीट कर लूंगा। तब उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, जाओ और जाके एल्डर फेंग को ढूंढो और पता करो कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि मैं एल्डर फेंग को बहुत समय से जानता हूँ, वो इतनी जल्दी हमारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे क्योंकि एल्डर फेंग अपने जवान के पक्के और सिद्धांतवादी आदमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्काई लॉर्ड ने एल्डर फेंग के माइंड को कंट्रोल किया है। और अब जियांग चुन भी कहता है ग्रैंडपा मुझे एक और चांस देने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार आपको नाराज नहीं करूंगा। जिस पर उसके ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ इसी तरह अपने मनोबल को बनाए रखना। और ये कहकर उसके ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। और अब अपने ग्रैंडपा के जाने के बाद जियांग चुन आराम से बैठ जाता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि काश मैं एक मामूली फैमिली में पैदा हुआ होता तो मैं अभी इन झंझट से तो बच जाता। और तभी सीन चेंज होता है और हमें जियांग फैमिली के एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में अपने आप से कह रहा था कि ग्रैंडपा को तो बस उस बेकार जियांग चुन की ही फिक्र है। और फिर वो लड़का अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि जियांग चुन जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें ग्रैंडपा सपोर्ट करते रहेंगे और अब आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और अब हम देखते हैं कि उस लड़के की सारी बातों को एक दूसरा लड़का छिप के सुन रहा होता है और फिर वो सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे इन दोनों भाइयों को लड़वा के खुद का फायदा निकलवा लेना चाहिए और उसके बाद ये पूरी जियांग फैमिली मेरी होगी। और अब सीन चेंज होता है और हमें ब्लू क्लाउड सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर दीक्षित सारे लोगों को समझा रहे होते हैं कि तुम सारे लोगों ने ब्लू क्लाउड सेक्ट में अपना समर्पण किया है और इसीलिए अब से तुम सबको ब्लू क्लाउड सेक्ट के रूल को फॉलो करना होगा। और आज मैं सबके सामने अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज से शॉर्ट सेक्ट माउंटेन का नाम शॉर्ट सेक्ट ब्लू क्लाउड होगा और फिर फ्लेमिंग स्कॉर्चिंग सेट और कैप्टिवेटिंग वैली ये भी ब्लू क्लाउड सेक्ट के ही अंतर्गत आएंगे और इनका नाम भी ब्लू
क्लाउड सेट पवेलियंस होगा। और फिर देसीलिंग कहते हैं कि अगर इन बातों से किसी को ऑब्जेक्शन है तो फिर वो मुझसे कह सकते हैं, जिस पर सारे सेक्ट के लोग एक साथ नो ऑब्जेक्शन कहते हैं। और अब ये सुनकर देसीलिंग भी गुड कहता है और इसके बाद देसीलिंग हंसने लगता है। और अब इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें रात में जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शॉर्ट सेट के पवेलियन मास्टर की डिवाइन को देखते हैं। और फिर वो अफसोस जताते हुए कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन एलिमिनेट हो जाए। और फिर वो कहते हैं कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे रिवाइव होने के लिए 10,000 फ्लैश बॉडी और ब्लड की आवश्यकता होगी और मैं ज्यादा दिन बस इस डिवाइन फॉर्म में जिंदा नहीं रह सकता हूँ। और यही सोच सोचकर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होकर वो कहते हैं कि मैं किस्मत के सामने इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला और ना ही नियति को मान के मैं इतनी जल्दी मर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि दो आदमी उसी जंगल से बातें करते हुए गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि तुम आज मेरे घर क्यों नहीं चलते, हम लोग बैठ के आराम से वहाँ पे खाना खाएंगे। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। और अब उन लोगों को आता देखकर पवेलियन मास्टर एक इविल स्माइल देता है और फिर वो कहता है कि मैं अपने भाग्य को बदलूंगा। और अब वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज रात कुछ ज्यादा ही काली है। जिस पर एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और आज हवाएं भी थोड़ी तेज चल रही है। और अब ये सब बातें करते हुए वो लोग जंगल से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी पवेलियन मास्टर एक पंछी का रूप धारण करके उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। और अब वो लोग चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई हमारी मदद करो, यहाँ पर एक भूत है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।